चलो तो अब हम लोग डालते हैं कूलाम्स लॉ। सबसे इम्पोर्टेंट यही लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बहुत इम्पोर्टेंट, समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस। देखो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक को हमने नाम दे दिया प्लस क्यू Q1 और दूसरे को या ऐसा करें Q1 और Q2 दे देते हैं नाम। एक है Q1 और दूसरा है Q2। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। और दोनों अगर अपोजिट नेचर के हैं तो फोर्स होगा अट्रैक्टिव। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, वो दोनों के चार्जेस जो हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है। और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम r ले लें तो 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा f। ठीक है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे लगने वाला फोर्स कम होता जाएगा, और अगर हम इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दें तो लगने वाला फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। तो F is directly proportional to Q1 Q2, F is inversely proportional to R²। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन R²। तो नीचे एक लाइन लिख लो, 2 point charges, 2 point charges, 2 point charges attract or repel, 2 point charges attract or repel with a force that is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between them, ठीक है। ग्रेविटी जैसा है। हाँ बिल्कुल ग्रेविटी जैसा है, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटी के केस में केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है, यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकते हैं। ठीक है। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दें तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो 9 इंटू 10⁹ के बराबर आएगा। लेकिन ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁹, ये तब है जब दोनों चार्ज पार्टिकल को एयर या वैक्यूम में रखा गया हो। ठीक है, समझा गया? एयर या वैक्यूम में रखा गया हो तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन 9 इंटू 10⁻, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 9 इंटू 10⁹ होगा। ठीक है। पहले इतना नोट कर लो। अब देखो ये दो चार्ज हैं, इनको हम डिफरेंट मीडियम में रख सकते हैं। जैसे इन दोनों चार्जेस को हम वुड में रख दें, लकड़ी के अंदर, वैक्स के अंदर रख सकते हैं, वाटर के अंदर रख सकते हैं। सब ये है ना कि जितने मीडियम उतने ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना। तो इसको याद रखना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर इस समस्या को थोड़ा सा सॉल्व किया या रिजॉल्व किया मैक्सवेल ने।
तो मैक्सवेल ने क्या कहा, ये थोड़ा सा देख लो पहले। मैक्सवेल ने बताया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओब्लिक वैक्यूम, तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होता है √1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और μ0 को कहेंगे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी और परमेबिलिटी क्या होती है? देखो अगर हम दो चार्ज पार्टिकल ले लें Q1 और Q2, इनको हमने एयर में रखा, ठीक है? तो जब हम Yes. एयर में रखें या वैक्यूम में रखें तो इनके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। फिर हमने इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया, तो जो लगने वाला फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। एयर के कंपैरिजन में अब लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है? जितने टाइम्स कम होगा डेट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एयर अपॉन एफ मीडियम ये रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होगा। जितने टाइम्स कम होगा उसको हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। बात समझा गई? इसी तरीके से जैसे हम ले लें एक कॉइल, मैग्नेटिज्म पढ़ी होगी 9th में, और इसके अंदर हम एक करंट फ्लो करा दें, तो जब करंट फ्लो कराएंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डेवलप हो जाएगी, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं, सॉफ्ट आयरन की एक रॉड रख देते हैं। तो जब सॉफ्ट अच्छा. आयरन की रॉड रख देंगे तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। जितने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। सुनाया? दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितने टाइम्स कम हो जाती है डेट इज मेजर्ड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। मैग्नेटिक फील्ड जितने टाइम्स बढ़ जाती है डेट इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी। सर जैसे जो आयरन रॉड रखी थी तो सर उसकी इलेक्ट्रिकल लाइन सर बढ़ कैसे गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन? वो हम लोग मैग्नेटिज्म में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में होता ये है कि जैसे ये सॉफ्ट आयरन की रॉड हमने ले ली है, ठीक है ना? तो इसके अंदर होंगे क्या, एटम्स, और एटम्स में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है? तो जैसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन का जो डाइपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। आगे चल के बताएंगे ये कैसे डाइपोल में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि इधर इसका नॉर्थ पोल होगा, इधर इसका साउथ पोल होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल डेवलप होगा, इस डायरेक्शन में साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग आगे चल कर के डिस्कस करेंगे। तो जब हम यहाँ पर इसको न्यूट्रल रखेंगे, जब ये रॉड इस तरीके से है, तो अगर हम डाइपोल को एक एरो से रिप्रेजेंट कर दें इस तरीके से, तो इसके अंदर जो डाइपोल होंगे वो इस तरीके से होंगे, इरेगुलरली अरेंज रहेंगे इस तरीके से। कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, इरेगुलर। और नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0 के बराबर होगा। लेकिन जब हम इसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप हुई थी, तो इनके नॉर्थ पोल पर इधर फोर्स लगेगा, साउथ पोल पर इधर फोर्स लगेगा, तो ये सारे के सारे जो है वो अलाइन हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब जब ये अलाइन हो जाएंगे
तो इनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि ये वाला नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो सभी की मैग्नेटिक फील्ड ऐड होकर के नेट मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझो। देखो, अगर तुमको एग्जामिनेशन में कोई, देखो यहाँ पर 1/म्यू0 ε0, इसकी यूनिट क्या होगी? जो यूनिट होगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। तो अगर तुमको एग्जामिनेशन में जैसे कोई डायमेंशन पूछी जाए, जैसे कहा जाए F/म्यू0 की डायमेंशन लिखो, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? F इंटू वी स्क्वायर, जो, क्योंकि 1/म्यू0 किसके बराबर है? वेलोसिटी के। तो म्यू0 क्या हो गया? बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसकी डायमेंशन ना लिख करके इसकी डायमेंशन लिख देंगे, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml³ T⁻⁻⁴। तो इस चीज को नोट कर लो, ये तुम्हारे एग्जामिनेशन में काम आएगी। एक चीज और नोट कर लो, √μ0/ε0, इसकी यूनिट वही होगी जो रेसिस्टेंस की होती है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। इसका भी तुम्हें यूज करने को पड़ सकता है एग्जामिनेशन में। अगर यह इस तरीके से लिखा हो तो सिंपली यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस लिख दो, काम तुम्हारा चल जाएगा। चलो अब हम लोग फिर से यहीं पर आ जाते हैं जहां पर थे। एक चीज और नोट कर लो, फिर वहीं पर आते हैं। ये तो हमने जो वेलोसिटी लिखी है वो एयर या वैक्यूम में लिखी है, ठीक है। अगर हम किसी मीडियम की बात करें, इन मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेट इज इक्वल टू μr∈r। यह है रिलेटिव परमेबिलिटी और यह है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। यह है रिलेटिव परमिटिविटी, यह है परमेबिलिटी। इतना और नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। c² इज इक्वल टू 1/μ0 ε0। c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ का स्क्वायर 1/μ0 ε0। 4 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 9 × 10⁻16 इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0। देखो 1/4 पाई ε0 ये हो गया, और यहाँ पर बचा है μ0/4 पाई। μ0/4 पाई की वैल्यू असाइन की जाती है, निकाली जाती है 10⁻⁻7 के बराबर। ये हम लोग मैग्नेटिक में डिस्कस करेंगे। तो देखो 1/4 पाई ε0, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 9 × 10⁻9। 10⁻⁻7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 10⁻9 आ जाएगा। अब देखो ये जो हमारा रिलेशन था F इज इक्वल टू 9 × 10⁻9, इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अभी भी ये फार्मूला एयर या वैक्यूम के लिए है, ठीक है। अगर हमें किसी मीडियम के लिए लिखना हो तो क्या करेंगे? कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। ये एप्सिलॉन क्या है?
permittivity of the medium। नोट कर लो पहले, फिर आगे बताएं। लेकिन देखो समस्या भी वही की वही है, जितने मीडियम उतने एप्सिलॉन की वैल्यू को याद करना पड़ेगा। तो अब इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर हम थोड़ा सा देखते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए एक नया हेडिंग डाल दो, सब हेडिंग रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा अगर ये है एयर में रखे हुए, ठीक है। और इन्हीं दोनों चार्जेस को अगर हम सेम डिस्टेंस पर रखते हुए मीडियम में रख दें तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। जितने टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा डेट इज मेजर्ड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखो फोर्स बिटवीन 2 point charges, force between 2 point charges placed at a certain distance in air oblique vacuum। F एयर चाहे लिख लो चाहे वैक्यूम लिख लो, हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब दोनों चार्जेस को हमने मीडियम में रख दिया और उनके बीच में फोर्स निकालना है। तो देखो फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस placed at same distance in medium, F medium that is equal to 1/4πε Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जितने टाइम्स फोर्स कम हो जाता है डेट इज रिलेटिव परमिटिविटी, तो क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें। तो F एयर में फोर्स ज्यादा लग रहा है अपान मीडियम डेट इज इक्वल टू 1/4π कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन, यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे एप्सिलॉन R, ठीक है, या K भी कहते हैं। K अगर कहेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं, और एप्सिलॉन R जब लिखेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हैं ऑफ मीडियम, ठीक है। तो तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसकी डिफिनीशन भी आती है। तो इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, ये दोनों फोर्सेस का रेशियो है, ठीक है। यही डिफिनीशन में तुमको लिख करके चला आना है। तो नीचे लिख लो, देखो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, relative permittivity of a medium is the ratio of the force between 2 point charges placed at a certain distance
placed at a certain distance in air to the force between same two charges placed at same distance in medium। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन थी मीडियम वाली, एफ मीडियम जो यहाँ पर लिखी थी हमने, ये वाली, इसमें एप्सिलॉन की जगह पर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के या एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। तो मीडियम के लिए जो हमारा फार्मूला बन जाएगा, एफ मीडियम डेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये फार्मूला जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया। क्यों? क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है। और के की वैल्यू को याद करना बहुत आसान है। के इज इक्वल टू 1 होता है एयर के लिए, के इज इक्वल टू 3 to 4 ये होता है माइका के लिए। ठीक है। के इज इक्वल टू होता है 81 वाटर के लिए, और के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी फॉर मेटल्स। तो हम लिख सकते हैं के की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर और देखो, एयर जो है वो ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग होती है। इसके कंपेरिजन में माइका ज़्यादा कंडक्टिंग होता है, माइका के कंपेरिजन में वाटर ज़्यादा कंडक्टिंग होता है, और वाटर के कंपेरिजन में मेटल्स ज़्यादा कंडक्टिंग होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मटेरियल की कंडक्टिविटी भी बढ़ती चली जा रही है। तो नीचे एक लाइन लिख लो, एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इंक्रीजेस, conductivity of the medium also increases, conductivity of the medium या material also increases। चलो एक क्वेश्चन लिख लो। देखो, identical spares two small identical spares capital A and capital B, comma each carrying a charge Q repel each other with a force capital F, repel each other with a force capital F। आगे लिखो, ए थर्ड अनचार्ज मेटलिक स्पेयर C of the same size is successively made to touch the spares A and B, capital A and capital B, then removed away. What is the new force of repulsion between A and B? New force of repulsion between A and B। लगाओ।
देखो दो आइडेंटिकल स्पेयर्स हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं ए और बी, इनके ऊपर चार्ज क्यू के बराबर है। तो इनके ऊपर जो क्वेश्चन में कहा गया फोर्स लग रहा है वो है एफ के बराबर इनिशियली। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, आर हमने मान ली, ठीक है। तो जो फोर्स है that will be F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q upon R स्क्वायर। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब एक और आइडेंटिकल स्फीयर टू ए एंड बी C है। इस C को सबसे पहले ए के पास लेकर आए और इसे टच करा दिया। तो जब हम इसको टच कराएंगे तो चार्ज जो है वो दोनों के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सी न्यूट्रल है तो चार्ज कितना हो जाएगा जी क्यू प्लस 0/2, यानी कि दोनों पर चार्ज कितना हो जाएगा Q/2 हो जाएगा। अब ए के ऊपर चार्ज हो गया Q/2 और इसके ऊपर भी चार्ज हो गया Q/2, ठीक है। अब हम इसको लेकर के आए इसके पास और इससे टच किया, अब फिर से चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टोटल चार्ज अब कितना है Q प्लस Q/2 के बराबर, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा 3Q/4, यानी इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा 3Q/4 और जो C स्पेयर है इसके ऊपर भी चार्ज हो जाएगा 3Q/4 के बराबर। फिर कहा गया है इसको रिमूव्ड अवे, इसको हटा दिया गया, रिमूव्ड, इसको दूर ले गए और पूछा गया कि ए और बी के बीच में अब लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो फाइनली मान लेते हैं फोर्स एफ डैश लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2 पहले वाले स्पेयर पर चार्ज है, दूसरे वाले पर है 3Q/4 के बराबर और डिस्टेंस R स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो एफ डैश अपॉन एफ डेट इज इक्वल टू 3/8। तो जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा 3/8 एफ के बराबर। एक क्वेश्चन और लिखो, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड at a distance of 1 meter apart. At a distance of 1 meter apart, what is the minimum possible? What is the minimum possible of the electric force? What is the minimum possible of the electric force acting on each charge? Acting on each charge. ये प्रॉब्लम SC वर्मा की है, लेकिन AIEEE में ये पूछी जा चुकी है, मतलब IIT मेन में कह सकते हैं पूछी जा चुकी है। तो लगाओ मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो पूछा गया है कि मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और दोनों चार्ज जो है वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो मिनिमम फोर्स कब लगेगा? जब दोनों चार्ज सबसे छोटे होंगे। तो सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन के बराबर ही तो चार्ज सबसे छोटा हो सकता है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज यहाँ पर रखा हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम यहाँ पर रखा हो, ठीक है।
ये दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो लगने वाला फोर्स, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों नेगेटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 यानी कि 1.6 × 10⁻19 1.6 × 10⁻19 अपॉन 1 का स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.3 × 10⁻28 न्यूटन। एक क्वेश्चन और देखो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस तरीके से, और इसकी साइड हमने मान ली ए के बराबर, ठीक है। और इसके वर्टेक्स पर, सभी वर्टेक्स पर Q यस Q और Q चार्ज रखा हुआ है। इसको नाम दे दिया A, इसको B और इसको C। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज एट ए पर जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स कितना होगा। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। तो देखो, एक बार यहाँ पर फिगर को फिर से बना लेते हैं। ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी और सी। इसकी साइड ए के बराबर है और हमें फोर्स निकालना है, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, एक चार्ज इस पोजीशन पर और एक चार्ज इस पोजीशन पर। हमें पॉइंट ए पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स को निकालना है, ठीक है। तो ए और बी पर जो चार्ज रखे हुए हैं उन दोनों के बीच में मान लेते हैं फोर्स लगता है F के बराबर, और पॉइंट ए पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से सी पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण पॉइंट ए पर जो रखे हुआ चार्ज है उस पर फोर्स की डायरेक्शन होगी ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे क्योंकि चार्ज की वैल्यू भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो F की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q × Q अपॉन ए स्क्वायर। अब इस वाले फोर्स के पैरेलल एक लाइन जो इसके हेड से होकर के जाएगी ड्रा कर लेते हैं, और एक लाइन इस वाले फोर्स के पैरेलल और इसके हेड से जो जाएगी उसको ड्रा कर लेते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा F नेट, और ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में डेट विल बी 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं।
एफ नेट इज इक्वल टू वेक्टर से, अगर हम इसको P मान लें, इसको Q मान लें और इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा मान लें, तो रिलेशन होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। यहाँ पर P की वैल्यू भी F के बराबर है और Q की वैल्यू भी F के बराबर है। तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 P की वैल्यू भी F, Q की वैल्यू भी F एंड cos 60। cos 60 हो जाएगा 1/2 के बराबर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 3F स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 F के बराबर और F की वैल्यू होगी 1/4 Q इंटू Q अपान A स्क्वायर। तो F नेट हो जाएगा √3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। ये हम लोगों का आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देख लो। एक हमारे पास स्क्वायर है इस तरीके से और इसकी साइड A के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर Q4 रखा है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q एट B। B पर जो चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो चलो यहाँ पर एक बार फिगर फिर से बना लेते हैं। ये स्क्वायर है, ये इसका पॉइंट A, ये B, ये C और ये D। चारों कॉर्नर्स पर चार्ज Q रखा हुआ है। हमको फोर्स निकालना है पॉइंट B पर रखे हुए चार्ज Q पर। इस स्क्वायर की साइड है A के बराबर। हमको पॉइंट B पर जो चार्ज रखा हुआ है Q, इस पर हमको निकालना है फोर्स। इसको हमने यहाँ पर ले लिया है x एक्सिस और यहाँ पर हमने ले लिया है y एक्सिस। A पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण पॉइंट B पर रखे हुए चार्ज पर लगने वाला फोर्स होगा Fa और इसका मैग्नीट्यूड होगा इस डायरेक्शन में। C पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण B पर जो चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स होगा इस डायरेक्शन में
और इसको नाम दे दिया हमने एफ सी। पॉइंट डी पर जो चार्ज है, इसके कारण पॉइंट बी पर रखे हुए चार्ज पर लगने वाला फोर्स होगा इस डायरेक्शन में। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ डी से, और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, इसलिए ये एंगल होगा 45 डिग्री। इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मान लेते हैं एफ के बराबर है, और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एफ का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे। दिस इज एफ एक्स, इसका प्रोजेक्शन यहाँ तक आएगा, और एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ए प्लस एफ डी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ डी कॉस 45 प्लस एफ सी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये हो जाएगा 0 के बराबर। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन बी डी का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस हो जाएगी √2a के बराबर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो जाएगा √2a का स्क्वायर cos 45 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2√2। दिस इज एफ एक्स। इसी तरीके से एफ वाई इज इक्वल टू एफ ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 के बराबर प्लस एफ डी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ डी साइन 45 प्लस एफ सी, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बी डी का स्क्वायर, मतलब √2a का स्क्वायर cos 45 1/√2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हम ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, इससे आएगा 1/2√2। तो एफ बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2√2 प्लस 1/2√2। ठीक है। अब इन तीन फोर्सेस की जगह पर हमारे पास केवल दो फोर्स बचे हैं, एक है एफ एक्स और एक है एफ वाई, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये है एफ एक्स और ये है एफ वाई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, और ये होगा एफ।
तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो लिख सकते हैं एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई की जगह पर भी एफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू एफ एक्स। तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू और एफ एक्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2√2 प्लस 1/2√2। तो ये हो जाएगा एफ नेट लिख लें या एफ इज इक्वल टू अंडर रूट टू कैंसिल। तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो पॉइंट बी पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स लगेगा इतना। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये एंगल थीटा होगा, ये वाला। तो एंगल निकालने के लिए टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू सेम है, दिस इज 1। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी जो पॉइंट बी पर चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये थीटा एंगल होगा 45 डिग्री का। इसका मतलब एफ की डायरेक्शन ये नहीं होगी, एफ की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, नोट कर लो।